सौम्या, जैसा नाम वैसे ही गुण। बिल्कुल चांदनी की तरह शीतल थी सौम्या। छल, कपट, लोभ, हर बुराई से परे था उसका मन। लेकिन जाने क्यों अच्छे लोगों के भाग्य में सब कुछ अच्छा क्यों नहीं होता। सौम्या की शादी विशेष से हुई और वो अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल पहुंचकर उसे पता चला कि सास दामिनी, ननद कम्मो से लेकर पति विशेष तक सभी अव्वल दर्ज के आलसी और चालाक किस्म के लोग हैं, जो अपना काम भी खुद से करना जरूरी नहीं समझते और चाहते हैं कि कोई हर समय बस उनके आगे पीछे घूमता रहे। शुक्ला परिवार में जब सौम्या जैसी सीधी सादी लड़की पहुंचती है तो घर के सभी सदस्य उसके माध्यम से अपना अपना उल्लू सीधा करने लगते हैं। शादी के बाद, देख बहू, ये ना हमारे यहाँ का रिवाज है कि जब बहू आ जाती है ना तो सास का रिटायरमेंट हो जाता है। सास का फर्ज बस इतना ही रह जाता है कि वो बहू को घर की सारी जिम्मेदारी और काम समझा दे और एक कोने में बैठकर बहू के हाथ की गर्मा गर्म रोटियों का स्वाद ले। आप फिक्र मत करिए मम्मी जी, आप ठीक कहती हैं। आप मुझे सब कुछ समझा दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको शिकायत का कोई मौका ना दूं। हाँ बेटा, समझदारी इसी में है कि तू कोई शिकायत का मौका ना दे, नहीं तो तुझे तेरे मायके वापस भेजने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। मैं उन सासुओं में से नहीं हूँ जो बहू को बेटी बेटी करके सर पर बिठाती है। मैं तो सीधी बात करती हूँ। बेटी तो मेरे घर में पहले से है। हम तो ब्याह कर बहू लाए हैं और बहू बहू के दायरे में रहती हुई ही अच्छी लगती है। मेरे दोनों बेटे और बेटी सुबह 9 बजे तक निकल जाते हैं, इसलिए मुझे कोई बहानेबाजी नहीं चाहिए। उनके ऑफिस के निकलने के पहले तुझे सबका टिफिन तैयार करना है और नाश्ता बनाकर टेबल पर लगाना है और सुबह 6 बजे चाय मुझे मेरे टेबल पर मिल जानी चाहिए। ठीक है मम्मी जी, मैं समय से सबका टिफिन तैयार कर दिया करूंगी। और हाँ, यहाँ कोई नौकरानी तो है नहीं, इसलिए घर की साफ सफाई बर्तन सब तुझे ही करना होगा। मम्मी जी, मैं सब काम करना जानती हूँ, आप चिंता मत करिए, मैं सब देख लूंगी। सौम्या की सास सौम्या के साथ बहुत ही सख्त रवैया अपना रही थी, लेकिन सौम्या अपने सरल स्वभाव के कारण उनकी किसी भी बात को दिल पर नहीं लेती और हमेशा सम्मान से ही अपनी सास के साथ बात किया करती। घर में देवर, सास, ससुर, पति, ननद सभी के कामों को वो हंसते हंसते करती थी। भाभी, कल मुझे ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन देनी है। आपको पावर पॉइंट अच्छे से आता है ना, तो आपको मेरी हेल्प करनी होगी। कम्मो, कल तो मुझे बाजार जाकर महीने भर का राशन लेकर आना है। कल तो मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल पाएगा। भाभी देखो, ये बहानेबाजी ना मत करो। मुझे लग रहा है कि आपको प्रेजेंटेशन बनानी आती है, इसलिए आप भाव खा रही हैं। अरे अपनी ननद के लिए आप थोड़ा सा टाइम नहीं निकाल सकती? पूरा दिन घर में ही तो रहती है, किसी और टाइम चले जाओ बाजार। देखो कम्मो, बाकी समय मुझे और भी तो काम रहते हैं ना। 3 टाइम का खाना बनाना होता है, आप सबके कपड़े धोकर प्रेस करने होते हैं, घर की साफ सफाई करनी होती है। ज्यादा काम का पहाड़ा मत पड़ा मेरी बेटी को। बता तो ऐसे रही है जैसे पता नहीं कितना पहाड़ तोड़ती है। अरे घंटे 2 घंटे का भी काम नहीं है ये सब जो तू गिनवा रही है। बाकी पूरा दिन खाली तो रहती है। अगर घंटा 2 घंटा मेरी बेटी के साथ उसकी मदद कर देगी तब घिस जाएगी क्या? और वैसे भी तुझे कहीं नौकरी तो करने जाना नहीं, फिर ये इतना सब जो सीख कर आई है अपने मायके से, इसका क्या अचार डालेगी? ये समझ ले तेरी नॉलेज का कुछ तो इस्तेमाल हो रहा है। पता नहीं क्या जमाना आ गया है, आजकल की बहुएं देवर और ननद को देखना ही नहीं चाहती। आप मुझे गलत समझ रही हैं मम्मी जी, मैं मना नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि कल मुझे घर का राशन लेने के लिए बाजार जाना है और वहाँ पर मुझे कई घंटे लग जाते हैं, इसलिए प्रेजेंटेशन बनवाने के लिए मेरे पास समय नहीं बचेगा। सास को नाराज होते देख सौम्या कम्मो की प्रेजेंटेशन बनवाने के लिए तैयार हो जाती है। अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हारी प्रेजेंटेशन बनवा दूंगी। अब खुश? शाम के समय, सुनिए ना, रसोई में काफी सारी चीज खत्म हो गई है, मैंने लिस्ट बना दी है, आप प्लीज बाजार जाकर ला देंगे? सौम्या, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? पूरा दिन तुम घर में रहती हो और पति ऑफिस से आकर अभी बैठा भी नहीं कि उसको काम के लिए ऑर्डर देना शुरू कर दिया। तुम दोपहर में जाकर बाजार से सामान नहीं ला सकती थी? ऐसी कौन सी मिल चल रही है तुम्हारी जो तुम्हें घर के कामों के लिए एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ रही है? मैं तो हमेशा खुद ही सामान लाती हूँ, लेकिन आज मैं कम्मो के साथ उसकी प्रेजेंटेशन बनवा रही थी,
तो बाजार जाने का समय नहीं मिल पाया। बस इसीलिए सोचा अगर आप जाकर ला देते तो। कोई एहसान कर दिया क्या तुमने? जताना क्या चाह रही हो? घर संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है तो घर का सामान भी तुम ही लाओगी ना। मैं यहाँ नौकरी करूँ या आटे दाल का हिसाब लगाऊं? पति का रूखा सा व्यवहार देखकर सौम्या बात को आगे बढ़ाने के बजाय चुप हो जाती है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। साल दर साल बीतते जाते हैं। सौम्या एक नवविवाहिता से 2 बच्चों की माँ हो जाती है, लेकिन ससुराल वालों का रवैया आज भी उसके प्रति जस का तस बना हुआ था। बल्कि पहले तो उस पर बस ननद और देवर की ही जिम्मेदारी थी, लेकिन अब उसकी लिस्ट में चिंकी और गुड्डू भी जुड़ गए थे। घर के बाकी कामों के साथ साथ अब उसे अपने दोनों बच्चों के लिए भी 24 घंटे तैनात रहना पड़ता था। लेकिन वो तो घर में सबके लिए एक सुपर वुमन ही थी। हर कोई अपने हिस्से की जिम्मेदारियां उसके ऊपर लाद कर आराम से मजे की जिंदगी बिता रहा था। एक दिन, अरे बहू, हो गया क्या तेरा झाड़ू पोछा? हाँ मम्मी जी, बस काम खत्म हो ही गया है। बताइए ना, कुछ काम था क्या? अरे हाँ, कब से तेरा पोछा खत्म होने का इंतजार कर रही हूँ। ऐसा कर, मुझे ना जरा बाजार तक ले चल। जितनी देर में मैं अपने लिए शॉपिंग करूंगी तो घर का ग्रोसरी का सामान खरीद लेना। जी ठीक है मम्मी जी। सास के कहने पर सौम्या गाड़ी लेकर उनके साथ बाजार की तरफ निकल जाती है। बाजार में कई घंटे तक खरीदारी करने के बाद तपती दोपहर में गाड़ी चलाकर सौम्या घर पहुंची तो थकान से उसका सर दर्द हो रहा था। सौम्या, तू जल्दी से रोटियां सेक दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। मम्मी जी, धूप से मेरे सर में तेज दर्द हो गया है। उठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। जरा सी ताकत नहीं आजकल की लड़कियों में। अरे घर का सामान खरीदने में इतनी थकान हो गई। अब 2 रोटी बनाने को कह रही हूँ तो सर पकड़ कर बैठी हुई है। नहीं मम्मी जी, आज सुबह 5 बजे से मैं लगातार काम ही कर रही हूँ। मिनट भी बैठने की फुर्सत नहीं मिली। बस इसीलिए थोड़ा सर भारी हो गया है। आप बैठिए, मैं रोटी बनाकर लाती हूँ। सौम्या सास के लिए रोटियां बनाने चली जाती है। तभी पीछे से सास के बड़बड़ाने की आवाज उसके कानों में पड़ती है। पता नहीं क्या एहसान जताती रहती है पूरा दिन। काम कर रही थी। अरे ऐसा कौन सा पहाड़ जैसा काम है इस घर में? 5 लोगों का खाना ही तो बनाती है, उसके लिए पूरा दिन एहसान जताती है। सौम्या को अब जैसे ससुराल वाले के इस रवैये की आदत सी हो गई थी। घर के कामों के अलावा घर के सारे बिल भरना, ग्रोसरी और सब्जी लाना भी सौम्या के ही जिम्मे था। दोनों बच्चों को स्कूल से लाना, ले जाना, बच्चों की पढ़ाई और पालन पोषण की तरफ तो घर में कोई मुड़कर भी देखना नहीं चाहता था। एक दिन सौम्या की सहेली नीता उसे मैसेज करती है। यार, मैं बिल्कुल तेरे ससुराल के सामने से गुजर रही हूँ। बस तेरा घर देखा तो तेरी याद आ गई। नीता प्लीज अंदर आना, कितना समय हो गया है मिले हुए। उसी बहाने अपनी बचपन की सहेली से मिलने का मौका तो मिल जाएगा। सौम्या के बार बार कहने पर नीता उससे मिलने के लिए अंदर चली आती है। अरे यार, इतने सालों बाद तुझे देखकर ना बहुत अच्छा लग रहा है। तू तो बिल्कुल भी नहीं बदली। तुझे देखकर कोई कह भी नहीं सकता कि तू 35 साल की हो गई है। और तुझे देखकर भी कोई नहीं कहेगा कि तू 35 साल की है, क्योंकि तूने तो अपनी हालत मेरी 57 साल की मम्मी से भी बुरी बना रखी है। अरे मेरी छोड़ना, तू अपनी बता। शादी क्यों नहीं की अभी तक? तेरे जैसी शादीशुदा महिलाओं की हालत देखकर मेरी हिम्मत ही टूट जाती है। तू अपनी हालत तो देख, सर पर बस 4 बाल दिखाई दे रहे, आंखों के नीचे काले गड्ढे, और ये कैसी साड़ी पहन रखी है तूने? अरे मजाक छोड़ना, सच बता क्या बात है? यही सच है यार कि जब मैं तेरे जैसी कॉलेज में सुपर मॉडल लगने वाली लड़कियों का हाल बेहाल हुए देखती हूँ ना, तो मुझे शादी के नाम से डर लगने लगता है। अच्छा, एक बात पूछूं, तू अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं है क्या? अरे तू ऐसा क्यों कह रही है? मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा परिवार मिला है मुझे, 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और क्या कोई मांग सकता है ऊपर वाले से। तो फिर ये तेरे चेहरे की रंगत उतरी हुई क्यों नजर आ रही है? अपना ख्याल नहीं रखती क्या? ऐसी बात नहीं है नीतू, बड़ा परिवार है, घर और बाहर की जिम्मेदारियां संभालते संभालते अपने लिए समय ही नहीं मिलता। मुझे पार्लर जाकर आईब्रो बनवाए हुए भी 6 महीने बीत गए हैं। लेकिन जब इतना बड़ा परिवार है तो हर चीज की जिम्मेदारी क्या सिर्फ तेरी ही है? घर में बाकी लोग कोई काम नहीं करते क्या? अरे यार क्या बताऊं, मेरे पति विशेष तो अपने बिजनेस में ही बिजी रहते हैं। उनके पास तो घर के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। रही बात सास ससुर की,
तो सास ने तो मेरी शादी के 2 दिन बाद ही रिटायरमेंट ले लिया था और मुझे कह दिया था कि अब से घर की सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं उनसे किसी भी काम की उम्मीद ना करूं। ननद और देवर तो सास के इतने दुलारे हैं कि उनसे तो किसी भी तरह की मदद की उम्मीद करना मतलब गधे के सर पर सींग ढूंढना। और सबसे लास्ट में आते हैं मेरे नन्हे मुन्ने गट्टू और चिंकी। तो वो तो दुनिया में आए ही मेरे भरोसे हैं, उनकी जिम्मेदारी तो मुझे निभानी ही है ना। नीतू और सौम्या अभी बातें कर ही रहे थे कि इतने में पति विशेष का फोन सौम्या के पास आता है। सौम्या, तुमने बैंक में पैसे जमा करवाया कि नहीं? अरे विशेष, मैं तो घर के कामों में उलझकर भूल ही गई। कोई बात नहीं, कल कर दूंगी। बात को टालो मत, मैंने कहा अभी के अभी जाकर जमा करवाओ। तुम्हें पता भी है अकाउंट में पैसे ना होने पर चेक बाउंस हो जाता है। इतनी पढ़ी लिखी तो हो या फिर बिल्कुल ही गंवार हो। क्या सौम्या को कभी अपने हिस्से का सम्मान मिल पाएगा? अब नाराज मत होइए ना विशेष, मैं अभी कर देती हूँ। वो मेरी सहेली आई हुई है ना, उसके साथ बैठी थी। हाँ हाँ, सहेलियों के साथ बैठकर गप्पे मारने के लिए तो तुम्हारे पास टाइम है, लेकिन घर का अगर कोई एक भी काम तुम्हें बता दो ना तो ऐसे नखरे दिखाती हो जैसे पूरा दिन पहाड़ तोड़ती हो घर में। क्या बात है, कुछ हुआ है क्या सौम्या? अरे कुछ नहीं, इन्होंने मुझे बैंक में पैसे जमा करने के लिए कहा था और मैं भूल गई। बुरा मत मानना सौम्या, लेकिन तेरे देवर और ननद इतने छोटे बच्चे तो है नहीं जो बैंक का काम ना कर सके। हर काम क्या तू ही करती है? नहीं तो वो क्या है ना, घर के सारे बिल भरने, बैंक के काम, सबका मोबाइल डिश और वाईफाई रिचार्ज, इन सब की जिम्मेदारी भी तो मेरी है। अब मेरी गलती है यार, मैं भूल गई सच में। अच्छा ये सब छोड़, ये बता तूने शादी नहीं की तो आजकल करती क्या है? तुझे सच में नहीं पता मैं क्या करती हूँ? सोशल मीडिया यूज नहीं करती है क्या? अरे मेरे पास कहाँ समय है सोशल मीडिया के लिए। यहाँ तो भागते दौड़ते भी दिन के 24 घंटे घर के काम के लिए कम पड़ जाते हैं। बता ना क्या करती है तू? मैं एक मेकअप आर्टिस्ट बन गई हूँ। मेरा अपना इंस्टीट्यूट है जहाँ मैं लड़कियों को मेकअप क्लासेस देकर आत्मनिर्भर बनना सिखाती हूँ। देख, मैं इंस्टीट्यूट की तरफ से 2 दिन के लिए चंडीगढ़ जा रही हूँ। तू भी चलना मेरे साथ। 2 दिन तू भी इन जिम्मेदारियों के बिना बिताएगी तो तुझे अच्छा लगेगा। अरे कैसी बात कर रही है तू? मैं घर छोड़कर 2 दिन के लिए नहीं जा सकती। मेरे बिना कैसे मैनेज करेंगे सब लोग? सौम्या, तेरे घर में कोई भी इतना छोटा बच्चा नहीं है जो तेरे बिना मैनेज ना कर सके। सब अपना काम करने लायक हैं। अपने बच्चों को 2 दिन के लिए सास के पास छोड़ दे। देख, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। बचपन की यादों को ताज़ा करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे। और तू सेमिनार भी अटेंड करना, तुझे कॉन्फिडेंस आएगा। अरे 2 दिन के लिए चली जाऊंगी तो सबका खाना कौन बनाएगा? माँ जी को तो मालिश कराए बिना रात में नींद ही नहीं आती, और घर के बाकी सारे काम कैसे होंगे? अरे नहीं हो पाएगा यार, आई एम रियली वेरी सॉरी। तू जाना नहीं चाहती या तेरे ससुराल वाले तुझे जाने नहीं देंगे? उन्हें एक सुपर वुमन मिल गई है ना, जो उनके घर में खाना बनाती है, कपड़े धोती है, बच्चों को पालती है, घर के सारे बिल भरती है, बैंक के काम करती है, ड्राइवर बनकर सबको बाजार लेकर जाती है, बच्चों को पढ़ाती है और उसके बाद सबकी बातें भी सुनती है। अब ऐसी मुफ्त की नौकरानी को कोई क्यों जाने देगा बताओ तो? ऐसी कोई बात नहीं है। विशेष और माँ जी मुझे जाने से नहीं रोकेंगी, लेकिन ये मेरा घर है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो मेरी जिम्मेदारी है, और इस तरह अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर भागना मुझे ठीक नहीं लग रहा। गलत फहमी में जी रही है तू सौम्या। घर सबका है तो जिम्मेदारियां भी सबको मिलकर निभानी चाहिए। वो सब लोग इतने सालों से तेरा शोषण कर रहे हैं और तू खुशी खुशी करवा रही है। तू एक पढ़ी लिखी लड़की है यार, तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अगर मेरी बात पर यकीन ना हो ना तो अपनी सास से कहकर देखना कि तुम 2 दिन के लिए अपनी सहेली के साथ घूमने जाना चाहती हो। तुम्हें सबके असली रंग नजर आ जाएंगी। नीतू के जाने के बाद क्या नीतू सही कह रही थी? अगले दिन, मम्मी जी मैं 2 दिन के लिए अपनी सहेली के साथ चंडीगढ़ जा रही हूँ। गट्टू चिंकी को आप संभाल लीजिएगा। अच्छा, अगर तू चली जाएगी तो ये पीछे तेरी धर्मशाला कौन संभालेगा? देखो तो आजकल की बहुओं को आवारागर्दी करने के लिए चंडीगढ़ जा रही है। घर परिवार की तो कोई चिंता ही नहीं है। मम्मी जी, मैं मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स अटेंड करने जा रही हूँ। वहाँ से आने के बाद मैं 4 महीने के लिए कोर्स ज्वाइन करूँगी। इतने सालों से मैं बस घर ही तो संभाल रही हूँ, अब मैं अपने लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। अच्छा, और क्या होगा कोर्स करके? और पैसे कहाँ से आएंगे तेरे मायके से? मम्मी जी,
7 सालों से मैं बिना वेतन के इस घर की सेवा कर रही हूँ। क्या मुझे अपने लिए 2 दिन की छुट्टी भी नहीं मिल सकती? और जब मैं दिन रात सेवा इस घर की कर रही हूँ तो मेरे खर्चे मेरे मायके वाले क्यों उठाएंगे? कभी 2 पैसे कमाओगी ना, तब पैसों की कीमत समझ आएगी। अरे 2 वक्त का खाना ही तो बनाती हो, ऐसी क्या सेवा कर रही हो जिसके लिए एहसान दिखा रही हो मुझे? जितना काम तुम करती हो ना, किसी भी नौकरानी को 2000 रुपए देकर धौंस से करवा सकती हूँ। तो ठीक है ना माँ जी, आप रख लीजिए नौकरानी और करवा लीजिए उससे काम। मैंने सोच लिया है, ये कोर्स तो मुझे करना ही है। अगर तुम जाओगी तो इस बात का ध्यान रखना, फिर लौट कर नहीं आओगी। विशेष की बात का जवाब दिए बगैर ही सौम्या उठकर अपने कमरे में जाती है और अपना सामान पैक करके 2 दिन के लिए नीतू के साथ चंडीगढ़ के लिए निकल जाती है। नीतू, पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी ना। सौम्या, तूने कोई गलती नहीं की है। अरे अपनी 8 साल की शादी में अगर तू 2 दिन अपने लिए जी लेगी तो क्या हो जाएगा? मम्मी, आप अभी तक सो रही हो? अरे जल्दी उठो, मेरे लिए लंच बना दो, नहीं तो मुझे पूरा दिन भूखा ही रहना पड़ेगा। हे भगवान, आज तो मेरे कपड़े भी प्रेस नहीं है, आज तो पक्का लेट होने वाली हूँ। मम्मी, मेरा ट्रैक सूट कहाँ है? मुझे जिम जाने के लिए लेट हो रहा है। आँख खुली नहीं कि दोनों मेरे सर पर नाचने लगे। मुझसे इतनी भाग दौड़ नहीं होने वाली। अपनी चीजों की जिम्मेदारी खुद लो। अरे मुझे क्या पता तेरा ट्रैक सूट कहाँ है? और कम्मो, तू क्या मुझे ऑर्डर चला रही है, हैं? फटाफट नहाकर रसोई में आ जा और मेरे साथ नाश्ता बनवा। अबे सुमरा, मैं ये बूढ़ी माँ तुझे रोटियां बना कर देगी क्या? कुछ तो शर्म कर। अरे मम्मी, आपसे तो अच्छी भाभी है, हमारा सब सामान टाइम पर तैयार कर देती है और कभी आपकी तरह ताने तो नहीं मारती। मम्मी, जल्दी से छोटे का टिफिन तैयार कर दो, फिर उसे स्कूल के लिए रेडी भी तो करना है। अरे तेरी बेटी है, तू उसे नहला धुला कर तैयार नहीं कर सकता? जिसे देखा हर काम के लिए मुझे ही आवाज लगाया जा रहा है। देख विशेष, 2 दिन में ही मेरा तो काम करके दिमाग खराब हो गया है। अपनी बीवी को साफ साफ बोल दे, अगर वो कल शाम तक घर में नहीं आई ना तो फिर मैं उसे घर में घुसने नहीं दूंगी। सौम्या, अगर तुमने जी भर के आवारागर्दी कर ली हो ना तो अब शाम तक वापस घर आ जाओ। हम लोगों को यहाँ इतनी दिक्कत हो रही है और एक तुम हो जो वहाँ सहेलियों के साथ मजे कर रही हो। 2 दिन बाद फोन पर बात कर रहे हो विशेष, और तुम्हें सिर्फ ताने ही मारने याद है? ये भी तो पूछ सकते थे ना कि मैं ठीक हूँ या नहीं। और घर के काम करने की अब आप लोग ना आदत डाल लें, वही अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं वापस आने के बाद भी नीतू के साथ मेकअप का कोर्स करने वाली हूँ। मैंने सोच लिया है कि अब मुझे लाइफ में कुछ करना है। तो ठीक है, अब तुम नीतू के साथ ही रहो, यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है। हमें इस घर में ऐसी लड़की की जरूरत नहीं है जिसे अपने बच्चों से ज्यादा बाहर जाकर पैसे कमाने की चिंता हो। विशेष की बातें सुनकर सौम्या फोन रखने के बाद रोने लगती है। सौम्या, ये आंसू बहाने का समय नहीं है। अब तू दिखा दे विशेष को कि तेरी घर में क्या अहमियत है। अब तू वापस नहीं जाएगी। तू कैसी बात कर रही है? इस तरह से तो मेरा घर टूट जाएगा। अपना आत्मसम्मान बचाती है तो मेरी बात मान। यही कहा था ना तेरी सास ने कि वो 2000 में काम वाली रख कर बड़े आराम से घर चला लेगी। तो अब उन्हें एहसास तो होने दे कि आखिर तू जो काम कर रही थी उसकी क्या कीमत है। जब 4 दिनों तक भी सौम्या लौट कर नहीं आती तो सास दामिनी का सब्र जवाब दी जाता है। आज ये काम वाली रखकर इस सौम्या की अकड़ ढीली करूंगी। उसके बाद इस सौम्या को तो मैं नाक रगड़ने पर भी वापस नहीं लेकर आऊंगी। दामिनी एक नौकरानी को बुलाती है। कितने लोगों का काम है मेम साहब? 6 लोग हैं। सुबह नाश्ता बनाना है, उसके बाद 2 टाइम का खाना, घर की साफ सफाई और बर्तन, बस यही काम है। मेम साहब, मैं सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन करती है, खाने के लिए आप दूसरी काम वाली रख लेना। झाड़ू पोछा बर्तन और डस्टिंग का मैं 5000 लूंगी। क्या? सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन का 5000? हाँ, और 4 छुट्टी अलग से। थोड़ी देर बाद खाना बनाने वाली आती है। 6 लोगों का 3 टाइम का खाना बनाने का 12,000 लगेगा मैडम। और हाँ, मुझे ना ज्यादा स्पेशल खाना बनाना नहीं आता, और 2 बार से ज्यादा मेहमान आएंगे तो उनका पैसा मैं अलग से लेगी, पहले से बता के रखती है। अच्छा ठीक है, अगर 12,000 दूंगी तो 1-2 काम मैं अभी ऊपर से करवाऊंगी। ऊपर से का मतलब?
बस ज्यादा कुछ नहीं, जैसे कि वॉशिंग मशीन में डालकर कपड़े धोकर सुखा दिए या बच्चों के कपड़े प्रेस कर दिए। ओ मैडम, कपड़े और इस्त्री की 4,000 लेती है मैं, कराना है तो बोलो। अरे मम्मी, कल से छुटकी के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, मैं तो उसे टाइम भी नहीं दे पा रहा हूँ। उसकी कहीं ट्यूशन की बात कर लो ना, ऐसे तो उसकी पढ़ाई ठप हो जाएगी। अरे बेटा, मैंने कॉलोनी में ही बात की, 3,000 मांग रही है। बेटा ऐसे घर कैसे चलेगा? ये नास पिटी काम वालिया तो ऐसे मुंह फाड़ फाड़ कर पैसे मांग रही है जैसे पैसे पेड़ पर लगता है। अभी तक 25,000 का हिसाब लगा चुकी हूँ सुबह से। तभी नीतू वहां आ जाती है। मैंने आपकी बातें सुन ली है आंटी जी। अभी तक तो आपने सिर्फ 25,000 की ही गिनती की है, और वो जो आप दिन में 10 बार उसे गाड़ी से यहाँ वहाँ दौड़ाती हैं और ड्राइवर का काम करवाती हैं, 15,000 उसके भी जोड़ लीजिए। और बिना मालिश के तो आपको नींद नहीं आती ना। मालिश वाले का रेट पता किया है आपने? एक बार मालिश करने के 500 रुपये लेती है। उसके हिसाब से 15,000 उसके भी हो गए। आपके 25 साल की कंवारे बेटा बेटी के अलावा आपके दोनों पोते पोती की आया भी तो वही थी ना। आया का खर्च तो पता ही होगा आपको, कम से कम 10,000 रुपये। आपका गणित कमजोर है तो बता देती हूँ, कुल मिलाकर 70,000 होते हैं। आपकी बहू सौम्या घर पर रहकर भी महीने भर में 70,000 रुपये से ज्यादा का काम कर रही थी। उसके दिन रात इतने काम करने के बाद भी आप लोगों ने हमेशा उसे घर में रहकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने का ताना ही दिया है। तारीफ की 2 बोल बोलना तो बहुत दूर की बात है, कभी उसे सम्मान की नजर से भी नहीं देखा। गलती हो गई बेटा, तू तो उसकी सहेली है, उसे समझा बुझा कर वापस ले आना। हम वाकई बहुत शर्मिंदा है। हमें समझ में आ गया है कि इतने सालों में उसने परिवार के लिए क्या किया है। दामिनी और विशेष के बार बार माफी मांगने पर सौम्या उन्हें माफ कर देती है और अपने घर वापस लौट आती है। गीता की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। लाल रंग की साड़ी में आज वो बला की खूबसूरत लग रही थी। सज धज कर वो किटी पार्टी के लिए जा रही थी। तभी गीता, मैं कुछ दिनों के लिए गांव जा रही हूँ, तब तक तू यहाँ सब संभाल लेना। हाँ माँ जी, आप ऐसे अचानक? हाँ बेटा, तू तो जानती ही है कि गांव में हमारे कितने सारे खेत हैं। अब तक तो सभी खेत भी बंजर हो गए होंगे, इसलिए एक बार उनको जाकर देखना पड़ेगा। लेकिन माँ, आप अगले 1 साल तक गांव नहीं जा सकती। अरे क्यों बहू? आपके ग्रह अगले 1 साल तक के लिए अच्छे नहीं है माँ जी। ऐसे में अगर आप ट्रेवल करती हैं तो कोई दुर्घटना भी हो सकती है। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तुझे सबका भविष्य दिखाई देता है। हाँ मम्मी जी, मैं भविष्य देख सकती हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ। आप आज कहीं मत जाइए, वरना आपके सर पर कोई भारी मुसीबत आ सकती है। क्या बहू, सुबह सुबह तुझे मैं ही दिखी पागल बनाने के लिए? चल जा, अब अपना काम कर, मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर हेमलता वहाँ से चली जाती है। हेमलता के जाने के बाद गीता भी अपने दोस्तों के संग किट्टी पार्टी में चली जाती है। शाम के समय जब गीता घर आती है तो देखती है कि उसकी सास वहाँ जख्मी हालत में बैठी हैं। मम्मी जी, आपको ये चोट कैसे आई? आप ठीक तो है ना? बहू, तूने सही कहा था, मेरे ग्रह सचमुच खराब चल रहे हैं। देखना, रास्ते में चलते चलते ही एक बाइक वाले ने मुझे ठोकर मार दी। वो तो भला हो भगवान का जो मेरी जान बच गई। मैंने तो आपको पहले ही बोला था मम्मी जी, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। क्या तुझे सच में सबका भविष्य दिखाई देता है बहू? सभी का नहीं, सिर्फ अपने आसपास के लोगों का। अगर ऐसी बात है तो बताना बहू, मैं आगे और कितना जी सकती हूँ। ओहो मम्मी जी, मुझे सिर्फ भविष्य में होने वाली बुरी चीजें ही दिखाई देती है। मतलब तो कहना क्या चाहती है? मेरी मौत तेरे लिए बुरी खबर नहीं है? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था मम्मी जी। मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि मुझे सिर्फ वही दिखता है जो अगले कुछ ही घंटों में घटित होने वाला है। अभी तो मैं बस आपको इतना ही बता सकती हूँ कि आपकी मौत इन कुछ घंटों में तो नहीं होगी, आगे का पता नहीं। अरे क्यों डरा रही हो बहू? जब से तेरी वो बात सच हुई है तब से मुझे अपने कमरे से भी बाहर निकलने में डर लगने लगा है। अब अगले 1 साल तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बाहर का सारा काम तुम देख लेना। मेरे तो घुटनों में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं अपने रूम में जाकर आराम कर लेती हूँ। अरे मम्मी जी, खतरा आपके ट्रैवल करने पर है।
बाहर मार्केट तो आप जा ही सकती हैं। अरे ना बाबा ना, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं नहीं जाने वाली अब कहीं। इतना कहकर हेमलता अपना घुटना पकड़ते हुए वहां से चली जाती है और गीता अपनी सास की बातें सुनकर अपना सर पकड़ लेती है। अगले दिन गीता, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मेरा लंच बॉक्स कहाँ है? ये लीजिए आपका लंच बॉक्स। अच्छा सुनो गीता, आज शाम को मेरे बॉस के घर एक पार्टी है, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, शाम को तैयार रहना। इतने में वहां हेमलता भी आ जाती है। मोहन, मैं भी तेरे साथ चलूंगी, घर में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। पर माँ, पार्टी में सिर्फ फैमिली का एक सदस्य ही जा सकता है। अरे तो मुझे लेकर चलना, मैं भी तो तेरी माँ हूँ, पहले भी तो कितनी बार मैं तेरे साथ गई हूँ। पहले की बात कुछ और थी माँ, और वैसे भी गीता बुरा मान जाएगी अगर मैं उसके बदले आपको साथ ले गया तो। वाह बेटा वाह, अपनी पत्नी की बड़ी फिक्र है तुझे, कभी मेरे भी फिक्र कर लिया कर बेशर्म। मम्मी आप समझिए ना प्लीज। मुझे कुछ नहीं समझना, मैं तेरे साथ चल रही हूँ, बस बात खत्म। अपनी माँ के सामने मोहन और करता भी क्या, बेचारा मुंह लटकाकर वहां से चला जाता है। गीता भी खड़ी चुपचाप सब देख रही होती है। गीता, मैं अपने बेटे के साथ पार्टी में जा रही हूँ, तू मेरी पीठ पीछे घर का अच्छे से ध्यान रखना। जी मम्मी जी, आप जाइए। हेमलता जा रही होती है तभी उसकी नजर रसोई में पड़े ढेर सारे पकवानों पर पड़ती है। बहू, रसोई में इतने सारे पकवान किस लिए है? मम्मी जी, मैंने आपको बताया था ना, मुझे भविष्य में होने वाली बुरी चीजों का आभास पहले ही हो जाता है। तो तूने अब क्या देख लिया बहू? कहीं अब मेरे सीधे परलोक सिधारने का टाइम तो नहीं आ गया? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, वो भी भला कोई बुरी खबर है? उसमें पकवान क्या, जश्न मनाया जाएगा। क्या कहा तूने बहू? जरा फिर से बोलना तो। अब मैंने कुछ नहीं कहा मम्मी जी, वो क्या है ना, मुझे दिखाई दिया कि अगले कुछ घंटों में आपकी प्यारी बेटी यानी कि मेरी ननद यहाँ पधारने वाली हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए थोड़े पकवान बना कर रख लूँ। क्या सच में? बहू ये तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन तूने तो कहा था कि तुझे भविष्य में होने वाली सिर्फ बुरी चीजें ही दिखाई पड़ती है। अब इससे बड़ी बुरी खबर और क्या होगी मम्मी जी? अरे ये तो फुसफुसा कर क्या बोल रही है? मम्मी जी, यही कि कभी कभी अच्छी चीजें भी दिख जाती है। अगर ऐसी बात थी तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरी बेटी इतने दिनों बाद घर आएगी और मैं ऐसे बाहर जाऊंगी, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। नहीं नहीं माँ, आप जाइए, उन्हें मैं संभाल लूंगी। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही, तू एक काम कर, तू ही चले जा। गीता मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। थोड़ी ही देर में मोहन भी घर पहुंच जाता है और गीता को पार्टी के लिए तैयार देख पूछता है। अरे ये क्या गीता, तुम तैयार होकर क्यों बैठी हो? पार्टी में तो माँ जा रही है। हाँ, वो पहले जा रही थी पर अब नहीं, क्योंकि अब उनकी प्यारी बेटी जो यहाँ आ रही है। क्या सुनैना आ रही है? वो भी ऐसे अचानक? अब हादसे तो अचानक ही होते हैं ना। क्या कहा? ओफो मोहन, हम लेट हो रहे हैं, चलो ना चलते हैं। इस तरह गीता मोहन के साथ पार्टी में चल देती है। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। अब हेमलता भी गीता की भविष्यवाणी पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगती है। कुछ दिन बाद, गीता, आज खाने में क्या बना है? मम्मी जी, मैंने खाने में कुछ नहीं बनाया। लेकिन क्यों बहू? क्योंकि मुझे आज फिर भविष्य दिखा। अगर मैंने कुछ दिन खाना बनाया तो आप सभी का पेट खराब हो जाएगा। और इतना ही नहीं, मैंने तो ये भी देखा कि मेरे हाथ का खाना खाकर आपको खून की उल्टियां होने लगती हैं। फिर हम आपको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहां डॉक्टर। अरे बस बहू, बस रहने दे, खाना मैं खुद ही बना लूंगी। तू जा अपने रूम में और कुछ दिनों तक रसोई के आसपास भी मत भटकना। गीता अपनी सास की बातें मानते हुए वहां से चली जाती है। कुछ दिनों तक हेमलता ऐसे ही रसोई का सारा काम करती रहती है और गीता को रसोई में घुसने तक नहीं देती। तभी एक दिन, माँ, मैं आजकल देख रहा हूँ आप घर का सारा काम अकेले ही कर रहे हो, गीता को क्या हो गया? अरे नहीं बेटा, मुझे उसके हाथ का कुछ नहीं खाना।
पर माँ क्यों? देख, वैसे तो बहू ने तुझे ये राज बताने से मना किया है, पर तू पूछ ही रहा है तो बता देती हूँ। गीता को ना भविष्य दिखाई देता है। हमारे साथ अगर कुछ भी बुरा होने वाला होगा तो वो उसे पहले ही पता चल जाता है। क्या? ये सब किसने कहा आपसे? अरे बहू ने मुझे खुद बताया, और ये भी कहा कि ये सीक्रेट मैं किसी को ना बताऊं, पर तू मेरा बेटा है ना, इसलिए तुझे बता रही हूँ। अरे ऐसा कुछ नहीं होता माँ, गीता आपसे मजाक कर रही होगी। मोहन के भरोसा ना करने पर हेमलता उसे शुरुआत से सारी बातें बताती है कि कैसे एक के बाद एक गीता की भविष्यवाणी सच होती चली गई। जानते हो बेटा, उसने बोला है कि अगर वो खाना बनाएगी तो हम सबका पेट खराब हो सकता है, मुझे खून की उल्टियाँ भी हो सकती है और फिर मेरी जान भी जा सकती है। मैं अभी मरना नहीं चाहती बेटा। अपनी माँ की बातें सुनकर मोहन सोच में पड़ जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि अब वो करे भी तो क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी माँ के कान में फुसफुसाने लगता है। जिसके बाद हेमलता गीता को आवाज़ देती है और चाय बनाने के लिए कहती है। मैंने आपको बताया था ना मम्मी जी, मैं कुछ दिन आपके लिए खाना नहीं बना सकती। अरे चाय कोई खाने की चीज़ थोड़ी ना है जो उसे पीकर मैं मर जाऊंगी। तू जा, जल्दी से मेरे लिए चाय बना कर लिया। गीता मुंह बनाते हुए रसोई में चली जाती है और सबके लिए चाय बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद गीता रसोई से बाहर आती है और सभी को चाय देती है। अरे वाह गीता, चाय तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है। गीता कुछ कहती उससे पहले ही हेमलता दर्द से चीखने चिल्लाने लगती है। हाय, मेरा सर दर्द से फटे जा रहा है। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। मोहन डॉक्टर को फोन करने ही जा रहा होता है कि हेमलता के मुंह से खून निकलने लगता है। गीता ये सब देखकर बेहद डर जाती है और भागकर अपनी सास के पास आकर बोलती है। आपको क्या हुआ मम्मी जी? तो सही कह रही थी बहू, पर मैंने तेरी एक ना सुनी। अब शायद मेरे जाने का समय आ गया है। नहीं नहीं मम्मी जी, कुछ नहीं होगा आपको। हाँ माँ, ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग अभी आपको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। मोहन आगे कुछ बोलता इससे पहले हेमलता को फिर से खून की उल्टी होती है। लगता है मेरा समय सच में आ चुका है। तेरी ये भविष्यवाणी भी सच हो गई। अब मेरे जाने के बाद सबका ध्यान रखना बहू। नहीं माँ जी, कुछ नहीं होगा आपको। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करती। मैंने काम से बचने के लिए आपसे झूठ बोला था। ये सब क्या चल रहा है गीता? ये सब मैं आपको बाद में समझाती हूँ। हाँ, आप प्लीज़ पहले मम्मी जी को हॉस्पिटल लेकर चलिए। मैं भले ही मजाक में कुछ भी बोलूँ, पर प्यार बहुत करती हूँ अपनी सासू माँ से। अपनी बहू की आंखों में अपने लिए प्यार और आंसू देखकर हेमलता का दिल पिघल जाता है। वो अपनी बहू के सर पर हाथ रखते हुए कहती हैं। मैं ठीक हूँ बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ये सब एक ड्रामा था जो तेरे पति ने ही मुझे करने को कहा था। ये सब सुनकर गीता चौंक जाती है। अगर आप ऐसा नहीं करते मम्मी, तो आप कभी सच नहीं जान पाती। आपको कैसे पता इन सब के बारे में? मुझे माँ ने सब बता दिया था, और माँ के बताते ही मैं समझ गया था कि दाल में कुछ काला है। लेकिन अब पता चला कि यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। गीता शर्मिंदगी से अपना सर नीचे कर लेती है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माफ़ी मुझसे नहीं, माँ से मांगो। तुम्हारे कारण माँ ने एक एक पल डर के साए में जिए हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी। माफ़ तो मैंने तुझे तभी कर दिया था जब तेरी आंखों में अपने लिए आंसू देखे थे। पर एक बात बता बहू, अगर तुझे भविष्य दिखाई देता ही नहीं, फिर तेरी भविष्यवाणियां सच कैसे होती चली गई? दरअसल मम्मी जी, जिस दिन आप अपने गांव जा रही थी तो मुझे लगा घर का सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। ये सोचकर मैंने आपसे हवा में ही बोल दिया था कि आपके ग्रह खराब चल रहे हैं। और फिर मेरा वो एक्सीडेंट कैसे हो गया? वो सिर्फ एक संयोग था, और जब उसके बाद आपको मेरी भविष्यवाणी पर अटूट विश्वास हो गया तो मैं हर बार काम से बचने के लिए इसे अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करने लगी। और वो सुनैना का अचानक आना कैसे हुआ? वो तो मैंने ही दीदी को फ़ोन करके रहने आने को बोला था।
इसका मतलब तूने मुझे इतने दिनों से पागल बनाया। सॉरी मम्मी जी, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी और अब से घर का सारा काम मैं खुद करूंगी। चल ठीक है बहू, अब अपने आंसू पोंछ और बढ़िया सी एक चाय बना कर ले आ। पूरे महीने की कसर पूरी करनी है। इतना कहते ही सब जोरों से हंसने लगे।